नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पीजीटी 2016 के हल प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसकी परीक्षा आयोग द्वारा 1 फरवरी 2019 को कराई गई थी। इसमें कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ऑप्शन दिया गया है पी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। देखिए, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है। ऑप्शन दिया गया है कारुवाकी, तिस्सरक्षिता, महादेवी या फिर कुमार देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारुवाकी। सम्राट अशोक की कई रानियां थी और उसके अभिलेखों में एक रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में कारुवाकी का नाम मिलता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी। ऑप्शन दिया गया है उर्दू, पर्शियन, तुर्की या फिर फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। देखिए, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन बाद में कई बार इसका अनुवाद किया गया, जो कि फारसी और अंग्रेजी भाषा में किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय या फिर आजीविका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड का परित्याग कर दिया। ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे नाथ होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, 1906 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसमें प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। इस संस्था द्वारा पहली छात्रवृत्ति नंदलाल नामक छात्र को प्रदान की गई थी। हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया। ऑप्शन दिया गया है मार्च 1946, मार्च 1947, मार्च 1945 या फिर मार्च 1948। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 1946। देखिए, कैबिनेट मिशन का गठन फरवरी 1946 में हुआ था, जबकि मार्च 1946 में यह भारत आया था। यह 3 सदस्यीय मिशन था, जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। ऑप्शन दिया गया है कोल्डी हवा, चिरांद, गुफ कराल या फिर लिंग सुगुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंग सुगुर। के भारत में कर्नाटक प्रांत के लिंग सुगुर नामक पुरास्थल से सन 1842 में सर्वप्रथम नव पाषाणिक उपकरण मिले थे। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे। ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर जहांदार शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। देखिए, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी में कुल 14 सूफी सिलसिलों की चर्चा की है, जिसमें 4 सिलसिले भारत में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुए, जिसमें चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरिया तथा नक्शबंदी प्रमुख थे। कादिरिया सिलसिले की बात करें तो कादिरिया सिलसिले के प्रवर्तक अब्दुल कादिर अल जिलानी थे। इसके प्रमुख संतों में शेख मीर मोहम्मद भी हैं, जो कि मियाँ मीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जहांगीर तथा शाहजहां के समकालीन थे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है और यह वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? ऑप्शन दिया गया है लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन। देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवानामप्रिय उपाधि का प्रयोग किया? ऑप्शन दिया गया है दशरथ, संप्रति, कुणाल या फिर सुयश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दशरथ। दशरथ ने देवानामप्रिय उपाधि का प्रयोग किया था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या फिर शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयभद्र। देखिए उदयभद्र या फिर उदायन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। देखिए उदायन को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है हूणों का आक्रमण वर्णित है। ऑप्शन दिया गया है भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में या फिर मथुरा अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरी अभिलेख में। देखिए भीतरी अभिलेख जो कि गाजीपुर जिले में से प्राप्त हुआ है, स्कंदगुप्त के काल से संबंधित है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है और इसने हूणों को बुरी तरह से पराजित भी कर दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनारस या फिर पावापुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस। वे बनारस के रहने वाले थे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? ऑप्शन दिया गया है 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 या फिर 10 अगस्त 1942। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942। देखिए 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 7 अगस्त को लाया गया था जबकि पारित 8 अगस्त को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। ऑप्शन दिया गया है परशुराम से, कृष्ण से, बिंबिसार से या फिर उदयन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण से। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव और ऋषनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऋषभदेव और ऋषनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, तांबा या फिर जस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? ऑप्शन दिया गया है सिंगालवाद सूक्त, संयुक्त निकाय, सोनदंड सूक्त या फिर अंगुत्तर निकाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय। देखिए अंगुत्तर निकाय सूक्त पिटक का एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसमें अनेक धर्मों का वर्णन मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? ऑप्शन दिया गया है खम्स, खराज, जकात या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए दिल्ली सुल्तानों द्वारा मुख्य रूप से 5 कर लगाए गए थे, इसके अलावा भी और अन्य कर लगाए गए थे, लेकिन जो उसमें सबसे प्रमुख कर थे वो 5 थे। 5 कौन कौन से थे? उस्र, खराज, खम्स, जकात और जजिया थे। इसमें जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? ऑप्शन दिया गया है नौदा टोली, आहाड़, हड़प्पा या फिर इनाम गांव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव महाराष्ट्र के पश्चिम में है, यानी कि पश्चिम महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन दिया गया है आनंद, सारिपुत्र, मुगलायन या फिर सुभद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। सुभद्र वह अंतिम व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ऑप्शन दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या फिर विद्युत वाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत वाहिनी। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेंटिंग। देखिए भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख की अगर बात करें तो उसका प्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। 1829 में बेंटिंग द्वारा भारत में सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दिया गया है व्यापार में पूंजी लगाने वाला, श्रेणी के अध्यक्ष, मुद्रा विनिमय करने वाला या फिर शिल्पकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी के अध्यक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। 26 में पूछा गया है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल या फिर भोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारपाल। हम लोग प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 में पूछा गया है कि तीन कटिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? ऑप्शन दिया गया है जहां किसान 3/20 हिस्सा ज़मीन पर नील की खेती करने को बाध्य था, 3 प्रकार की मिट्टी, 3 प्रकार की फसलें या फिर 3 प्रकार की ऋतुएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां किसान 3/20 हिस्सा ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य था। देखिए बिहार के चंपारण में यह समस्या प्रमुख रूप से थी। बिहार के चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों से उनके भूमि के 3/20वें हिस्से पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या फिर JB कृपलानी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। कभी कभी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह पहली बार लिखा गया था गांधी जी के द्वारा, बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको थोड़ा संशोधित किया गया था और जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? ऑप्शन दिया गया है माया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा या फिर रोहिणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाप्रजापति गौतमी। देखिए अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। महाप्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? यह महात्मा बुद्ध की मौसी थी। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? ऑप्शन दिया गया है राजा विक्रमाजीत, महावत खां, नवाब मुर्तुजा खां या फिर सैयद सदर जहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब मुर्तुजा खां। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है
निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सातवाहन शासक हाल, पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन या फिर पाल शासक धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन शासक हाल। देखिए, सातवाहन वंश का शासक हाल विद्वानों का एक महान संरक्षक और स्वयं भी एक महान विद्वान था। इसने सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक हुआ। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि इसकी सुप्रसिद्ध उपाधियां थी। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था, यानी कि गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिया गया है सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रहिक या फिर कुमारा मात्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संधि विग्रहिक। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल, भीकाजी कामा या फिर एओ ह्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीकाजी कामा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन कराया कौन था? ऑप्शन दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर नासरुद्दीन महमूद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। देखिए, बलबन ने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ करवाई थी। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोजी मनाने की भी प्रथा प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग, 36 देखते हैं। 36 में पूछा गया है, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, यानी चोल शासक किसके प्रबल अनुयायी थे, किस धर्म के? ऑप्शन दिया गया है शैव धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या फिर शाक्त धर्म के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैव धर्म के। देखिए, चोल शासकों ने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया और चोल शासक अपने राजगुरु भी शैव ही रखते थे। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद इकबाल द्वारा, जिन्ना द्वारा, लियाकत अली द्वारा या फिर शौकत अली द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद इकबाल द्वारा पाकिस्तान का विचार सबसे पहले प्रशस्त किया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान शब्द का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो यह आया था चौधरी रहमत अली खान, एक छात्र था, उसके दिमाग में। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय से, समुद्रगुप्त से, हर्षवर्धन से या फिर धर्मपाल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न संबंधित थे। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है, गुप्त काल में सार्थवा कहा जाता था। ऑप्शन दिया गया जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कारवां का प्रमुख, समिति का प्रमुख या फिर श्रेणी का प्रमुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक कारवां का प्रमुख। देखिए, गुप्त काल में व्यापार अपने चरमोत्कर्ष काल पे था और इसमें इस समय व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान को जो वस्तुएं लेकर जाते थे वे सभी समूह में चलते थे, जिसे सार्थ कहा जाता था और इसके प्रमुख को सार्थवा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिया गया दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा से या फिर सांची से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयगिरी से। उदयगिरी कहाँ है? उदयगिरी मध्य प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। ऑप्शन दिया गया है नगरम, सभा, महासभा या फिर आलूंगड़म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलूंगड़म, यानी चोलों के समय उर की कार्यकारिणी सभा क्या कहलाती थी? आलूंगड़म।
चलिए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं हम लोग। 42 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित था। ऑप्शन दिया गया है मखलीपुत्र घोषाल, पूरन कश्यप, पकुद कच्चायन या फिर अजित केश कंबलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मखलीपुत्र घोषाल। देखिए मखलीपुत्र घोषाल महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में महावीर से इनका मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने महावीर का साथ छोड़ दिया और फाइनली इन्होंने आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया। ऑप्शन दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया था, जिसको टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 44 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था। ऑप्शन दिया गया जाबाली प्रवाहन, जमदग्नि, श्रुतसेन या फिर अश्वपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अश्वपति। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन दिया गया है सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। वे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वे पहली विदेशी महिला थी जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर कभी प्रश्न में ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया था। बाबर के इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया है किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग, कैनिंग, विलिंगडन या फिर चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलिंगडन। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया। ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड रिफन या लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल एंड वायसराय के रूप में भारत में 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित होता है और इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी बंगाल का विभाजन। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया है चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया था, किसने कराया था। ऑप्शन दिया गया है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या फिर राजेंद्र द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम ने। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया है बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन दिया गया 1884 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1886 या फिर 1887 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी। देखिए लॉर्ड डफरिन भारत में 1884 से 1888 तक गवर्नर जनरल और वायसराय रहा है। इसी के समय में 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1885 में कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 51 में पूछा गया है निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन दिया गया है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख या फिर स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया है वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है इंद्र, अग्नि, प्रजापति या फिर रुद्र।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति। देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है, किलायुक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के पूर्व में यानी कुतुब मीनार के पूर्व में तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था और उसमें उसने एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया। उसने अपनी राजधानी को वहीं पर भी स्थानांतरित भी करवा लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 में पूछा गया है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन दिया गया है वीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा की उपाधि दी थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया कि बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा या फिर विश्व झोपड़ी गुफा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोमस ऋषि गुफा। देखिए बोधगया में अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें कर्ण चौपार, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी प्रमुख है। इन सभी गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा में अशोक का कोई भी अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं हम लोग। 56 में पूछा गया है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 में पूछा गया है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? ऑप्शन दिया गया है अकबर, औरंगजेब और जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन दिया गया ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 59 में पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन दिया गया दमदमा, राखीगढ़ी, सराय नाहर राय या फिर हथनौरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हथनौरा। देखिए हथनौरा नामक पूरा स्थल नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर मध्य नर्मदा नदी घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित है और यहीं से सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन दिया गया है नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विभाग या फिर उद्यान विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी संबंध विभाग। देखिए इसका संबंध विदेशी संबंध विभाग से था और जिसका काम विदेशियों की देखरेख करना था। तो 125 प्रश्नों में आज हम लोगों ने 60 प्रश्न देखे हैं, बाकी के 65 प्रश्न इसके दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।